नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सतीश भारद्वाज जी द्वारा रचित कहानी जिम्मेदारी। हेमचंद्र आज बहुत खुश थे। घर में घुसते ही मिठाइयों के डब्बे आंगन में रखी चौकी पर रखकर जोर से अपनी पत्नी को आवाज दी, सुभद्रा बाहर आओ, बहू को भी बुलाओ। रमेश कहाँ है? सुभद्रा अपनी गोद में अपने 8 माह के पोते के साथ बाहर आई और बोली, रमेश तो सुबह आपके बाद ही निकल लिया था। आप तो कोर्ट गए थे, तो बाकी काम वही देखेगा। क्या हुआ, इतने उछलते आ रहे हो? तब तक बहू श्यामा भी बाहर आ गई। वह रसोई में कुछ काम कर रही थी। हेमचंद्र ने जोश में पोते को अपनी गोद में लेते हुए कहा, अरे बहुत ही भाग्यशाली है हमारा छुटकू। आते ही 18 साल पुराना मुकदमा जितवा दिया इसने। सुभद्रा खुश होते हुए बोली, क्या फैसला आ गया? क्या फैसला सुनाया जज साहब ने? खेमचंद्र, अरे साहब ने ऐसा फैसला सुनाया है कि अकल ठिकाने लग जाएगी इस दलबीर की। 2 महीने के भीतर मकान खाली करना होगा और किराया और हर्जाना भी देना पड़ेगा 20 लाख। तभी श्यामा बोल पड़ी, पिताजी अभी तो वह ऊपर भी अपील कर सकते हैं। खेमचंद्र पेशेकार बता रहा था। कोर्ट से बाहर निकलकर जब उसके वकील ने कहा कि हम ऊपर अपील करेंगे, तो साफ मना कर दिया दलबीर ने। आधी जमीन तो बिक चुकी है उसकी अब तक, और फैसला ऊपर की अदालत का भी ये ही आना है। सुभद्रा, तो अब मकान भी खाली करना पड़ेगा? खेमचंद्र, हाँ, 2 महीने के भीतर, और 20 लाख मुआवजा भी देना होगा। सुभद्रा, कहाँ से लाएंगे दलबीर भाई साहब 20 लाख? खेमचंद्र, इससे हमें क्या, मुझे तो यह मकान खाली करवाना था उससे। इज्जत पर बात आ गई थी। खेमचंद्र अपने पोते के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। सुभद्रा और श्यामा कुछ निराश लग रही थी अब। श्यामा निराशा के साथ बोली, अभी तो विवेक भैया का भी कहीं कुछ काम नहीं लगा है, और सलोनी दीदी का रिश्ता पक्का कर रखा है। सुना जल्दी ही शादी करने का विचार था। खेमचंद्र के भाव भी अब बदल चुके थे। वह शांत होते हुए बोल पड़े, अब क्या कर सकते हैं? सुभद्रा ने दीर्घ उच्छ्वास के बाद कहा, एक बात थी, आप दोनों के बीच कैसे भी मुकदमेबाजी रही, लेकिन विवेक या सलोनी ने हमेशा मुझे ताई का सम्मान दिया। दलबीर भैया और सुजाता, दलबीर की पत्नी, जहाँ देखते थे पैर छूते थे। पूरा गांव कहता है कि भले ही इन दोनों घरों में मुकदमेबाजी चल रही हो, लेकिन परिवारों ने अपने कर्तव्य और संस्कार नहीं छोड़े। आप दोनों की बोलचाल भले ना थी, लेकिन विवेक अमरेश को बड़ा भाई ही मानता था। खेमचंद्र की दृष्टि जमीन की तरफ झुकी हुई थी। श्यामा ने छुटकू को हेमचंद्र की गोद से लेते हुए कहा, उस दिन छुटकू रोए रोए जा रहा था, तो चाची जी और सलोनी एकदम से आ गई थी, और फिर उन्होंने ही चुप करवाया था इसे। सुभद्रा, ये भी तो उन दोनों का ज्यादा ही मोहता करता है। सुभद्रा ने रसोई की तरफ जाते हुए कहा, सुना परसों सलोनी के लिए लड़के को अपनाने जाने वाले थे, अब पता नहीं कैसे करेंगे। अपने कमरे के भीतर जाते हुए श्यामा बोली, हमारे पूरे कुनबे में विवेक भैया, सलोनी दीदी और सुजाता चाची जी से मिलनसार नहीं है कोई। सुजाता चाची जी ने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। खेमचंद्र, जो थोड़ी देर पहले जोश में था, अब एकदम से उदास हो गया था और उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दलबीर और खेमचंद्र दोनों सगे भाई थे। खेमचंद्र का व्यापार अच्छा था, जबकि
दलबीर खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहा। इन दोनों भाइयों के मध्य पुश्तैनी जमीन को लेकर मुकदमा था। बंटवारे में वह मकान खेमचंद्र के हिस्से में आया था, लेकिन जब तक दलबीर का दूसरा मकान नहीं बन जाता, उसे रहने देने की बात तय हुई थी। पिता के मरते ही दोनों में तल्खियां बढ़ती चली गई और अब मामला मुकदमेबाजी तक आ गया। दोनों के मुकदमे का असर इनके परिवारों के संबंधों पर आश्चर्यजनक रूप से कभी नहीं पड़ा। दोनों के मकान एक साथ ही बने थे, तो वैसे भी आपस में व्यवहार बना रहता था। मुकदमेबाजी के बाद भी घर के अन्य लोगों में मधुरता का मुख्य कारण दलबीर की पत्नी सुजाता ही थी। उसने अपने बच्चों को कभी यह नहीं सिखाया कि तुम्हारे ताऊ तुम्हारे शत्रु हैं। फैसला आने के दूसरे दिन तक भी दलबीर के घर में मौत का मातम पसरा था। उनके घर में पिछली शाम से चूल्हा नहीं जला था। इस मुकदमे ने आर्थिक रूप से पहले ही दलबीर को तोड़ दिया था। अगले दिन उसे सलोनी के लिए लड़के को अपनाने जाना था, पर अब क्या करे? नया घर देखे या जो हर्जाना भरना है उसका इंतजाम करे, या इन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाए। दलबीर आज सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। दिन ढलने लगा था, तभी बाहर खेमचंद्र के मटराने खांसने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही चौक में बैठी सुजाता ने घूंघट कर लिया और भीतर जाकर सलोनी को बुलाया। तब तक खेमचंद्र आंगन में आ चुका था। सलोनी के साथ विवेक भी बाहर आ गया और खेमचंद्र के पैर छुए। सुजाता भी खेमचंद्र के पैर छूने को आगे बढ़ी, लेकिन खेमचंद्र ने दूर से ही आशीर्वाद देते हुए कहा, नहीं बहू, तू घर की लक्ष्मी है, तू मेरे पैर मत छू। खेमचंद्र किसी भी लड़की या महिला से पैर नहीं छुआते थे। खेमचंद्र ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दलबीर को बुलाओ, लेकिन दलबीर तब तक बाहर आ चुका था। दलबीर खेमचंद्र के पैर छूने के बाद बोला, जी भैया जी। वर्षों बाद दोनों भाइयों में बात हो रही थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब दलबीर ने शाने पर खेमचंद्र के पैर न छुए हों, लेकिन बात कभी नहीं हुई दोनों की। खेमचंद्र ने दलबीर को सामने बैठने का इशारा किया और दलबीर सामने कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। तब तक सलोनी पानी ले आई थी। खेमचंद्र ने पानी का गिलास लेते हुए कहा, वो मैं कहने आया था कि सुबह तुम और विवेक 9 बजे तक तैयार हो जाना। फिर पानी के घूंट भरा और फिर बोला, चलेंगे? दलबीर आश्चर्य में बोला, कहाँ भाई साहब? खेमचंद्र ने गिलास सलोनी को पकड़ाते हुए कहा, वो लड़का अपनाने नहीं जाना है सलोनी के लिए। दलबीर सुनकर और ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, जाना तो था, लेकिन भैया मैंने तो उससे बात भी नहीं की। और क्या बात करता करके, अभी तो मकान का इंतजाम करना है। और इतना कहकर दलबीर ने अपनी दृष्टि झुका ली और चुप हो गया। खेमचंद्र, मेरी बात हो गई थी उनसे, कल चलना है। तू, विवेक, मैं और अमरेश चलेंगे। उधर मैंने जीजाजी को भी बोल दिया है, वह भी आ जाएंगे सीधे ही। फिर खेमचंद्र सुजाता की तरफ देखते हुए बोले, आज वैसे तो सारी जरूरी खरीदारी कर लाई है सुभद्रा, लेकिन फिर भी बहू देख लेगी जाकर। कुछ कमी लगेगी तो कल ले लेंगे, भले थोड़ा देर हो जाए वहां पहुंचने में। दलबीर अचानक गया था।
आश्चर्य मिश्रित शब्दों में बोला, लेकिन लड़के वालों ने मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। खेमचंद्र ने सख्त लहजे में कहा, तुझसे क्या कहेंगे वो, घर का बड़ा मैं हूँ और मेरी बात हो गई है उनसे। फिर खेमचंद्र ने कहा, तू और हम अब कितने दिन और रहेंगे, छाती पर रखकर नहीं ले जाएंगे यह सब हम। ये मकान विवेक का है और वह हर्जाना वर्जाना जो भी है वह सब अदालती चोचले हैं, मुझे ना है जरूरत। इतना कहते कहते खेमचंद्र की आंखें गीली और आवाज भारी हो गई थी। वो कुर्सी से खड़े हो गए थे। खेमचंद्र थोड़ा रुककर बोले, मुझे मेरा परिवार खुश चाहिए। तेरी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर गए थे पिताजी। दलबीर भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। अब दोनों के भीतर भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा था। दलबीर से रुका नहीं गया और वो आगे बढ़कर खेमचंद्र से लिपट गया। दलबीर खिड़कियां देकर रोते हुए बोला, भैया जी, इतने सालों में कभी तो बड़ा भाई बनकर समझाया होता मुझे, इतने बरस अनाथ बनाए रखा। दोनों भाइयों के आंखों से प्रवाहित अश्रुधारा से दोनों के मनों का मैल बह गया था और दोनों के कंधे एक दूसरे के आंसुओं से भीग गए थे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।